चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे। संख्या पत्ती का ही भाग है, ठीक है। सबसे पहले इसका टॉपिक देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जैसा कि अभी भी परिभाषा हमने अभी रिपीट किया था कि प्राकृत संख्या के समूह में, गिनती की संख्या के समूह में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या का समूह बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बोलना चाहूँ तो किसे कहते हैं, तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक। इसको ना संख्या रेखा पर नहीं दर्शाते, किरण पर दर्शाते हैं। किस चीज़ पर दर्शाते हैं? किरण पर। इसका एक साइड स्थिर रहता है लेकिन दूसरा साइड अनंत तक भागते रहता है। यह 0 से स्टार्ट होता है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 5 एंड 6, 7 होते चला जाता है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। पूर्ण संख्या है, ठीक है। चलिए इस तरीका से हमने पूर्ण संख्या का परिभाषा देखा, ठीक है। पूर्ण संख्या के क्या है? समुच्चय को दर्शाता है, ठीक है। पूर्ण संख्या को कथी से सूचित करते हैं? W से, ठीक है। चलिए, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या की तरह निम्नलिखित 4 नियमों को संतुष्ट करती है। देखिए, कुछ नियम को संतुष्ट करती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग चारों नियम पर अभी बात करेंगे। पहला है संवरक या पर्याप्तता का नियम। संवरक इसी को कहता है, दूसरा का नाम है पर्याप्तता का नियम, ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको संवरक का नियम कहिए चाहे पर्याप्तता का नियम कहिए, ठीक है। चलिए देखिए, इस नियम के अंतर्गत पूर्ण संख्या जोड़ तथा गुणन क्रियाओं को संतुष्ट करती है, परंतु घटाव और भाग की क्रियाओं के लिए यह नियम पर्याप्त नहीं है। अतः किसी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एवं योग एक पूर्ण संख्या ही होगा। एग्जाम्पल के लिए इस नियम के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए, यदि हमको कोई कह देता है 5 में 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है? तो 9 हो जाता है। तो 5 भी पूर्ण संख्या है और 4 भी पूर्ण संख्या है। जब इसको ऐड करते हैं तो ये 9 हो जाता है, ठीक है, जो एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। ये तो हो गया 5 में। यदि मैं 5 में 4 से गुना भी करा दूँ, जब दो को कोई भी पूर्ण संख्या लेकर उसको आपस में मैं गुना कराऊंगा तो जो इधर डाटा आएगा, मान आएगा, वैल्यू आएगा, वो भी एक पूर्ण संख्या ही आएगा, ठीक है। तो यह जोड़ के लिए और गुना के लिए यह नियम लागू होता है, पालन करती है संवरक या पर्याप्तता का, ठीक है। पूर्ण संख्या, कौन संख्या? पूर्ण संख्या इस नियम का पालन करती है। तो देखिए, 5 में से जब हम 4 घटाते हैं तो हमारा मान एक पूर्ण संख्या ही आता है। लेकिन गलती से भी यदि मैं 4 में से 5 आपको घटाने के लिए कह दूँ, 4 भी पूर्ण संख्या है और 5 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन जब इसको घटाने के लिए कहूँगा तो इसको घटाने पर नेगेटिव -1 आ जाएगा। क्या आ जाता है? -1 आ जाता है वैल्यू, ठीक है। जब -1 आ गया तो हम लोग देख रहे हैं कि -1 यह पूर्ण संख्या नहीं होती है, यह पूर्णांक संख्या हो जाती है। तब बताइए, 2 पूर्ण संख्या को घटाने पर ही पूर्णांक संख्या आ गया, पूर्ण संख्या नहीं ना रह गया, इसीलिए यह घटाव का नियम का पालन नहीं करती। अब थोड़ा देखते हैं कि यह भाग का नियम का पालन क्यों नहीं करती है भाई। तो देखिए, मान लीजिए 20 में जब हमको कोई कहता है कि आप 4 से भाग दीजिए तो आपका मान कितना जाता है? 5। तब 20 भी पूर्ण संख्या है और 4 भी पूर्ण संख्या है। जब इसमें भाग दिए तो पूर्ण संख्या आया, लेकिन गलती से भी यदि आपको कोई कह देगा कि नहीं 4 में 20 से भाग दीजिए, तो ऐसा कंडीशन में पूर्ण संख्या नहीं आता है, भिन्न के रूप में मान आता है, जो परमेय संख्या हो जाती है। देखिए, तो ये हो जाता है 4/20। ये कटेगा जरूर 5 बार में, लेकिन इसका वैल्यू कितना होता है? 1/5। तो बताइए, भाग देने पर 1/5 है यार, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह कौन संख्या हो जाता है? परमेय संख्या हो जाता है।
तो जब दो पूर्ण संख्या को किसी भी तरीका से जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो पूर्ण संख्या ही रहती है, और किसी भी तरीका से उसको आपस में गुना कराते हैं तो पूर्ण संख्या ही रह जाती है। लेकिन जब हम लोग जाते हैं किसी संख्या में भाग देने पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या के साथ या घटाने, तो हमको पूर्ण संख्या छोड़ के दूसरा संख्या मिल जाता है। इसीलिए पूर्ण संख्या जो होता है वह सिर्फ जोड़ और गुना के लिए नियम को पालन करती है, घटाव और भाग के लिए नियम को पालन नहीं करती है। ये ना कि कहिएगा सर हियाँ पालन कर गया तो कर गया, नहीं। प्रत्येक कंडीशन में किसी भी दो पूर्ण संख्या को घटाने पर पूर्ण संख्या रहने की हालात नहीं, अगर रहता तो पालन करता है, नहीं रह पा रहा है ना पूर्ण संख्या रिजल्ट के तौर पर, तो इसलिए पालन नहीं करती और कुछ नहीं। ठीक है, यह सिर्फ ही पहले नियम में नहीं, चारों नियम जहाँ जहाँ पढ़ाएंगे ना उस सब में ये पूर्ण संख्या सिर्फ और सिर्फ जोड़ और गुना के लिए ही पालन करती है, घटाव और भाग के लिए पालन ये नियम नहीं करती। याद रखना है, ये नियम का पालन करता है लेकिन ये सब नियम का पालन नहीं करता है। चलिए, तो हम लोग देख लिए, जब भी मान लीजिए कह देगा कि 5 + 4 = 9, ये पूर्ण संख्या के किस नियम का पालन करता है, तो आपको बताना होगा कि ये संवरक या पर्याप्तता का नियम का पालन करती है। ठीक है, अब दूसरा नियम हम लोग देखते हैं, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, ठीक है, विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए पहले, ये 5 + 4 = 9, तो इस संवरक का नियम है, लेकिन किसका? जोड़ का संवरक का नियम कहिएगा। ये 5 × 4 = 20, ये संवरक का नियम है, लेकिन किसका नियम है? तो गुना का, संवरक या पर्याप्तता का नियम। गुना है तो गुना बोलिएगा। क्रम विनिमय नियम हम लोग अब समझते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, चलिए देख लीजिए, दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ तथा गुणन क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, लेकिन यह भी नियम घटाव या भाग के लिए नियम का पालन नहीं करेगी। देखिए, ये क्रम विनिमय होता है ना, कुछ इसका ही नियम है, लेकिन क्या हो जाता है ये देखिए, जैसे 5 + 4 जोड़िए, चाहे 4 + 5 जोड़िए, बतवा बराबर न हो जाता है। तो डायरेक्ट 5 + 4 = 9 लिख दिया तो संवरक का नियम, लेकिन 5 + 4 फिर इसी को पलट के बराबर के बाद लिख दिया 4 + 5, ऐसे लिख रहा है, तो कहिएगा जोड़ के लिए कौन नियम है? क्रम विनिमय नियम। यही डायरेक्ट जोड़ के मान लिख दे रहा है सिर्फ, तो संवरक का नियम जोड़ के लिए, लेकिन यह लिख कर फिर इसी को पलट के इस तरीका से लिखे तो हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम है। किसका? तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम। अब देखिए, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 5 × 4 = 4 × 5, ऐसे लिख दे, तो गुना का नियम है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, गुने के लिए क्रम विनिमय नियम है पूर्ण संख्या का। ठीक है, बराबर 20, तो डायरेक्ट 5 × 4 बराबर लिखा, डायरेक्ट गुना करके वैल्यू लिख दिया, तो संवरक या पर्याप्तता का नियम। लेकिन इसी को गुना करके पलट दे रहा है, तो कह रहा है क्या? ये क्रम विनिमय नियम हो गया, और कुछ है नहीं। याद रखना है कि अभी चारों नियम बताएंगे, वो सिर्फ जोड़ गुना के लिए करेगा नियम का पालन, लेकिन कभी भी ये घटाव भाग के लिए नियम का पालन पूर्ण संख्या में नहीं करेगा ये नियम। तीसरा नियम देखिए, साहचर्य नियम, साहचर्य का नियम। ठीक है, साहचर्य नियम, ठीक बात। अब इसको अंग्रेजी में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ हो गया। अभी कैसा नियम होता है तो देख लीजिए, 3 + 4 + 5, आए में पहले ये न ब्रैकेट घेर देगा, तब देखिए, अब देखिए 3 + 4 + 5 पे रहेगा, लेकिन हमारे ब्रैकेट पहले इन्हें घेर देता है। ठीक है,
ये तो हो गया जोड़ के लिए। अब एक आध गो गुना के लिए देख लेते हैं हम लोग। ये जोड़ वाला ये हो गया सहचर नियम का। अब थोड़ा सा गुना के लिए हम लोग देख लेते हैं। 3 गुने 4 गुने 5 होगा, लेकिन पहले इन्ने ब्रैकेट मार देगा बराबर। अमृत 3 गुने 4 गुने 5 रहेगा, लेकिन ब्रैकेट अमृत पहले इन्ने मार देगा। देखिए ब्रैकेट का हेरफेर। ये कहता है ना कि पहले ये दोनों को जोड़ के तब ए में जोड़िए, तो ये वही रिजल्ट आएगा जो पहले ये दोनों को जोड़ के तब बाद में जोड़िएगा। इधर कहता है कि पहले ये दोनों को गुना करके तब ए में गुना कीजिए, तो ये वह मान आएगा जो पहले वाला के दोनों के गुना करके अंतिम से गुना कराएंगे। तो जब ब्रैकेट लगा दिया तो देखिए ये सहचर नियम हो गया। किसके लिए? इसका वैल्यू जाएगा एक कौन संख्या आएगा? पूर्ण संख्या में से आएगा। तो कौन नियम हो गया? सहचर्य का नियम हो गया। ये किस नियम का पालन करती है? सहचर नियम। तो जोड़ है तो कहिएगा जोड़ का सहचर नियम। ये गुना के सहचर नियम का पालन करता है तो कहिएगा कि गुना का सहचर नियम। ठीक है, सहचर नियम का पालन करती है, लेकिन किसके लिए? गुना के लिए। गुना है तो गुना के लिए। चलिए अब चौथा नियम हम लोग देखते हैं। तीसरा नियम हो गया। अब कहिएगा कि सर ए में घटा हुआ भाग वाला, तो देखिए घटा हुआ भाग वाला अभी ना बोले थे नियम का पालन नहीं करता है। चारों नियम में ऐसा कोई कैसे नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जोड़ और गुने के लिए आएगा। अब चौथा बंटन नियम देखिए। कौन नियम? बंटन नियम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बांटने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, LAW लॉ हो गया। ठीक है, अब ए में कैसा रहता है यह देखिए। चलिए उसका एग्जाम्पल हम लोग इधर देखेंगे इसमें। ठीक है, देखिए 2 गुने 3 प्लस मान लीजिए 5 कह देता है। तो जानते हैं ये 2 से पहले 3 में गुना कराइए, 2 गुने 3 प्लस है तो प्लस, फिर ये 2 से 5 में गुना कराइए, 2 गुने 5। यही नियम हो गया बंटन का नियम। कथी का नियम? बंटन का नियम। ठीक है, इसी को नहीं क्या कर दिया है कि फिर इन्हें 3 प्लस 5 पहले इन्हें को क्या तब कहता है कि 2 से गुना करे, तो ये तो वह बात रहेगा। 3 गुने 2 प्लस 5 गुने 2, कुछ होने वाला है नहीं। बतवा 10 में अस्ति। ठीक है, यह 2 से पहले ए में गुना कराएंगे जोड़, यह 2 से ए में तोड़ के लिख दिया है। ब्रैकेट को तोड़ के लिख दे इस तरीका से, तो सहचर का नियम न रहकर किसका नियम हो जाता है? बंटन का नियम हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीका से ये हो गया। अब देखिए इकाई तत्व किसे कहते हैं? तो जोड़ की संक्रियाएं के लिए 0 को और गुना की संक्रियाएं के लिए 1 को इकाई तत्व या तत्समक तत्व कहा जाता है, यूनिटरी एलिमेंट कहा जाता है। देखिए किसी संख्या में यदि आप 0 जोड़ दीजिएगा तो संख्या में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना, नहीं पड़ता है, तो वो इकाई तत्व कहलाया 0। यदि किसी संख्या में आप 1 से गुना करा दीजिए या भाग कर दीजिए तो किसी भी संख्या के मान में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो वही बात कहता है। ठीक है, कि जोड़ की संक्रिया के लिए 0 तथा गुना के संक्रिया के लिए 1 को इकाई तत्व कहा जाता है। इकाई तत्व शून्य के गुण, इकाई तत्व 0 के गुण क्या क्या है ये सुनिए। शून्य एक पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। 0 शून्य एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब सेम ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए सुन लीजिए, 1 में 0 जोड़िए चाहे 0 में 1 जोड़िए, रिजल्टवा एक ही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 10 में 0 जोड़िए चाहे 0 में 10 जोड़िए, 10 है ना आएगा। आप सुनिए दूसरा गुण उसका 0 का, ये सब गुण संख्या पत्ती में बता चुके हैं, फिर भी यहाँ बताना पड़ रहा है। गुण नंबर दूसरा, शून्य से किसी संख्या से भाग देने पर परिणाम शून्य मिलता है।
शून्य से नहीं, शून्य में, ठीक है। 0 में कोई भी दुनिया का संख्या से भाग दीजिए, उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। दूसरा गुण है। तीसरा गुण इसका सुनिए, 0 के गुण देख रहे हैं। अच्छा, किसी संख्या में शून्य घटाने पर परिणाम वही प्राप्त होता है। कोई भी दुनिया के संख्या में सब 0 घटाने जाइए, आपको दिया हुआ संख्या ही प्राप्त होगी। शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या का घात शून्य होने पर परिणाम 1 मिलता है। शून्य को छोड़कर दुनिया के कोई भी संख्या हो, उसके माथा पर यदि 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या का माथा पर 0 है तो 1, शून्य को छोड़कर। शून्य के माथा पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। अब और गुण सुनिए। किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर एक अर्थहीन संख्या प्राप्त होती है, उसका कोई मान नहीं आता है, इन्फिनिटिव मान आता है। कोई संख्या में यदि 0 से भाग देने चले जाइएगा, उसका मान कुछ आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, अर्थहीन मान आएगा, कोई अर्थ नहीं उसका। क्योंकि ऐसी कोई भी अस्तित्व में संख्या है ही नहीं जिसे 0 के साथ आप गुना करा दीजिएगा तो 8 आ जाए। है ऐसा कोई संख्या? नहीं ना, इसीलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं। ये तो 0 का गुण हुआ। अब हम लोग बात करेंगे 1 का गुण, इकाई तत्व 1 का गुण, ठीक है। एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या को गुना करने पर संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है, अतः 1 को गुना की क्रिया के लिए इकाई तत्व कहते हैं। जिसे किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 1 का गुण अब हम लोग पहला गुण का देखते हैं। कोई भी दुनिया की संख्या, 5 में 1 से गुना कराइएगा 5 होगा, 1 में 5 से गुना कराइएगा 5 होगा, ठीक है, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा नियम, 1 से किसी भी संख्या में भाग देने पर परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। अब रे भाई बा, 1 से तू भाग देवे चल जाबा, 1 से भाग देने चले जाओगे तो मान तो 5 के 5 ना आएगा, दोसर आ जाएगा, दोसर नहीं आ सकता। यही बात यह कह रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे योज्य प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, ठीक है, और गुणात्मक प्रतिलोम, ये 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं योज्य प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, 11 टॉपिक था दूसरा का गुणात्मक प्रतिलोम। इसको ना गुणात्मक विलोम भी बोलते हैं, गुणात्मक विलोम। योज्य प्रतिलोम को क्या कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। और गुणात्मक प्रतिलोम को मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स, अंग्रेजी में इसको ये कहते हैं। तो ये तो हुआ। अब योज्य प्रतिलोम कहते किसे हैं? तो जब 2 संख्या को आपस में जोड़ते हैं ना, तो उसका मान यदि 0 हो जाए तो वे एक दूसरे के लिए योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे। अच्छा, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? तो जब 2 संख्या को आपस में गुना करेंगे ना, तो गुना करने पर उसका वैल्यू जब 1 हो जाए ना, तो वे एक दूसरे के लिए गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। जैसे 5 में यदि मैं आपको कह दूं कि -5 को आप ऐड कीजिए, तब वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तब 5 का योज्य प्रतिलोम -5 और -5 का योज्य प्रतिलोम 5 हो जाती है। जब मैं आपसे -8 में 8 जोड़ने के लिए कहूँगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा कि नहीं जोड़िएगा तो -8 का योज्य प्रतिलोम 8 होता है और 8 का योज्य प्रतिलोम -8 होता है। जब मैं गुणात्मक प्रतिलोम की बात करूँगा तो जब आप 5 में 1/5 से गुना कराने जाइएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा?
एक आ जाएगा, काटिएगा तो एक आ जाएगा कि नहीं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि 5/2 प्रतिलोम 5 बताइए तो एक पलट दीजिए तो हो जाएगा 2/5। अरे तब ना 5 से 5 और 2 से 2 कट जाएगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तब 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/5 और 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 होता है। ये मान को क्या करता है, 5 के नीचे कुछ ना तो 1 है कि ना, इसी को ना पलट के लिख दे रहा है। और क्या कर रहा है, योज प्रतिलोम में क्या कहा है, वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाता है तो योज प्रतिलोम या सहयोजी प्रतिलोम कहलाता है। वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर उसका मान शून्य हो जाता है तो वह योज प्रतिलोम कहलाता है। किसका कहलाता है, तो एक दूसरे का। 5 का योज प्रतिलोम -5 का योज प्रतिलोम 5। ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम का परिभाषा इस किताब वाला करा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहता है। वह बात 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 है, 1/5। याद रखना है कि जब दो संख्या का आपस में गुणा करे तो 1 आ जाए तब ही एक दूसरे का वो गुणात्मक प्रतिलोम, और जब दो संख्या को जोड़े तो दोनों के जोड़ने पर यदि 0 आ जाए तब ही वो एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाएंगे। ये बात को याद रखना है। इस तरीका से आपका ये थ्योरी क्लास पूर्ण संख्या का समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।